आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक महान फिलॉसफर, साइंटिस्ट एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफर है। हम एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफर्स की बायोग्राफीज देख रहे हैं। ये हमने हिपोक्रेट्स की बात की थी, कल मैंने प्लेटो का लेक्चर लिया था, सोक्रेट्स की बात मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, लाखों-लाखों लोग उसे देख चुके हैं। आज हम एरिस्टोटल की बात करेंगे। एरिस्टोटल की बात करें तो द मैन हु न्यू एवरीथिंग, अपने समय में सब जान गए थे ये। इन्होंने हर क्षेत्र में रिसर्च की है और मॉडर्न साइंस के लिए इन्होंने बेस बनाया। फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी कुछ भी नहीं छूटा एरिस्टोटल से। हर एक चीज पे पढ़ाई की है और अपने व्यूज दिए हैं। इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, लेकिन इनको हमेशा एक टीचर के रूप में याद किया जाता है। 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं इन्होंने, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सोक्रेट्स के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो, ठीक है, और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। समझ गए? तो आप इस तरीके से याद रखिए। और एरिस्टोटल के कौन शिष्य थे? अलेक्जेंडर। हालांकि अलेक्जेंडर कोई फिलोसफर नहीं थे, लेकिन मैं बता रहा हूं अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल ने सिखाया। अलेक्जेंडर की भी बायोग्राफी मैंने की है, ठीक है ना, बताया था ना किस तरीके से वो दुनिया जीतने निकला था, लेकिन बैटल ऑफ हाइडस्पास में हारते हारते रह गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिट को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी है क्योंकि टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आता है। पेन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों इस लेक्चर में हम फिलोसफी और पॉलिटिक्स की ज्यादा बात करने वाले हैं, ठीक है, और मेटाफिजिक्स की ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन जो कि एरिस्टोटल ने दी थी। तो एरिस्टोटल का जो जन्म है वो 384 बीसी में हुआ था, ठीक है। स्टैजिरा जो कि ग्रीस में ही एक टाउन है। ग्रीस जो है वो एक कोस्टल कंट्री है, ठीक है ना, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और एक समय पे बड़ा महान साम्राज्य ग्रीस में था, यूनान, ठीक है। तो 384 बीसी में इनका जन्म हुआ, स्टैजिरा में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कोस्टल सिटी है, यहां पे जन्मे। हालांकि एरिस्टोटल यूनानी नहीं थे, इनके पिताजी निकोमैकस ये खुद भी एक डॉक्टर थे, ठीक है, और मैसिडोनियन किंग एमेटस टू के कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो भैया ये कोर्ट फिजिशियन थे, यानी कि एरिस्टोटल का जो जन्म था वो एक समृद्ध परिवार में हुआ था, ठीक है। और इसीलिए एरिस्टोटल के पास भी ताकत थी, एरिस्टोटल के पास भी ताकत थी, तो उन्होंने इस ताकत का बहुत ही अच्छे से यूज किया। मैंने बताया था ना आपको जब प्लेटो का लेक्चर लिया था कि ताकत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। पहले के जमाने में, अब तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, हर एवरीवन इज इक्वल, लेकिन उस समय क्या था कि नो वन वॉज इक्वल, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। जो दबे कुचले होते थे वो भी बड़े ब्रिलियंट होते थे, उनमें से कुछ लोग तो होंगे ही ना एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन उनको कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता था। तो जिनके पास ताकत होती थी वही आगे बढ़ पाते थे। एरिस्टोटल तो मल्टी टैलेंटेड थे, मल्टी डायमेंशनल थे, ठीक है, तो वो बहुत आगे बढ़े, पढ़ने का बहुत शौक, ठीक। इतने ज्यादा सवाल, जवाब से ज्यादा सवाल, जवाब तो खैर थे ही नहीं, सवाल ही सवाल थे। तो सवाल पढ़ने के लिए, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये निकल गए। कहां निकल गए? पढ़ाई करने। अब इन्होंने कहां पढ़ाई की? इन्होंने एकेडमिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एथेंस में पढ़ाई की, ग्रीस की कैपिटल एथेंस, जिसको एकेडमिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स उस समय बोला जाता था। तभी तो सारे बड़े फिलोसफर्स एथेंस से निकले हैं। हालांकि भारत पैरेलली, अगर आप भारत में देखें ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि भारत में इन सब की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है। अब ये वाकई रिमार्केबल है कि जो एरिस्टोटल ने बोला वो भारत में भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बोला। मैंने भारत में आपको 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स बताए थे ना, ठीक है, और उसमें तो बहुत अच्छे से एक एक चीज का वर्णन है, डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। तो भारत भी कम नहीं था। फिलहाल हम एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। एथेंस पढ़ने गए। अब एरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी, प्लेटो का नाम ही था एकेडमी, ठीक है, प्लेटो ने जो स्कूल बनाया था उसका नाम ही था एकेडमी, वहां पे पढ़ाई की, ठीक है। देखिए बाद में एरिस्टोटल ने अपना भी स्कूल बनाया, लाइसियम, ठीक है। प्लेटो ने एक एकेडमी बनाई थी, ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में आपको नहीं बताया था, ठीक है। यहां पे इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स पढ़ सकते थे, लेकिन प्लेटो की जो एकेडमी थी वो हर किसी के लिए ओपन नहीं थी। जैसे अगर किसी आम इंसान को पढ़ना है, आम लड़के को पढ़ना है, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाने वाला था। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे या जो बहुत बड़े फिलोसफर्स होंगे, जो वाकई में बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते होंगे, हालांकि इसमें इंटेलिजेंस जो था, इंटेलेक्चुअलिटी, वो एकमात्र कारण था प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने के लिए। लेकिन एरिस्टोटल ने जो अपना लाइसियम बनाया वो हर किसी के लिए ओपन था, कोई भी आके शिक्षा ग्रहण
कर सकता था। और यही तो एरिस्टोटल ने बोला ना, एरिस्टोटल ने बोला कि अगर कोई इंसान अज्ञानी है, अज्ञानी तो वैसे कोई नहीं होता, अगर उसमें जो एरिस्टोटल ने 11 वर्च्यूज बताए थे, 11 क्वालिटीज, 11 गुण बताए थे, वो नहीं है, या कहीं वो रास्ता भटक गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के माध्यम से हम उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। उसको प्रॉपर टीचर की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए उनकी, एरिस्टोटल की जो एकेडमी थी लाइसियम, वो हर किसी के लिए ओपन थी। ये एक डिफरेंस है। प्लेटो के बेहतरीन स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, फेवरेट स्टूडेंट थे एरिस्टोटल प्लेटो के, बिल्कुल प्लेटो से तो विचार मिलते ही थे। और प्लेटो की एकेडमी में जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, कमाल हो गया, हर चीज में नंबर 1, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड एरिस्टोटल को ही गया होगा डेफिनेटली। 347 बीसी में प्लेटो की मौत हो गई। ठीक है, मैंने बताया था प्लेटो की बायोग्राफी में एक एक चीज कवर की है। अब अगला डायरेक्टर एकेडमी का कौन बनेगा? एरिस्टोटल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर वो नहीं बने। ठीक है, उन्होंने एकेडमी के डायरेक्टर की पोजीशन नहीं ली, क्योंकि एरिस्टोटल प्लेटो की कुछ बात से डिसएग्री करते थे। कुछ जो उन्होंने लिखा था उसे डिसएग्री करता था। ये होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, डिसएग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, तभी तो आइडियाज का जन्म होगा। तो एरिस्टोटल ने एकेडमी को इनहेरिट नहीं किया, उनके एक दूसरे स्टूडेंट ने एकेडमी को इनहेरिट किया। उसके बाद जब एरिस्टोटल का नाम बहुत बड़ा होने लगा और यहां पे बहुत सारी किताबें लिखने लगे, लगभग हर चीज पे जो भी चीज अवेलेबल थी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी, भाई धरती क्या है, ठीक है, सूरज की जो सनलाइट है वो कहां से आ रही है, सूरज की किरणें कहां से आ रही है, सूरज कहां से आया है, ये सब पे रिसर्च एरिस्टोटल ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, अथॉरिटीज के खिलाफ आप जा नहीं सकते थे उस समय। सोक्रेट्स गए थे अथॉरिटीज के खिलाफ, सोक्रेट्स ने लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, उनको मार दिया गया। तो एरिस्टोटल ने यहां पे बहुत सारी किताबें लिखी, 200 से ज्यादा किताबें लिखी है, लेकिन अभी 31 सर्कुलेशन में है। सोक्रेट्स और प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या फर्क था? सोक्रेट्स ने किताबें नहीं लिखी, सोक्रेट्स खाली ऐसे लेक्चर्स देते थे। ठीक है, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे वो लेक्चर्स के नोट्स बनाते थे, और वही अभी सर्कुलेशन में है। प्लेटो ने बहुत सारी किताबें लिखी और एरिस्टोटल ने भी बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने लिखा बहुत ज्यादा। ठीक है, और एरिस्टोटल ने बहुत काम किया। अब हम देखते हैं एरिस्टोटल के क्या क्या काम थे। ठीक है, सबसे पहले तो एरिस्टोटल ने अल्टीमेट गोल क्या बताया कि हैप्पीनेस है। ठीक है, देखिए अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, आप उसको जवाब देंगे कि मैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूं, अगर आप नौकरी करेंगे तो बोलेंगे मैं नौकरी कर रहा हूं। उसके बाद वो बोलेगा नौकरी क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे पैसा कमाने के लिए। क्यों क्यों क्यों, ऐसे सवाल जनरेट होते जाएंगे। अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे? आप हैप्पीनेस पे ही आके रुक जाएंगे। जितने सवाल हैं, ठीक है, जितने सवाल दागे जा रहे हैं, वो एक पॉइंट पे हैप्पीनेस पे ही आके रुकेंगे कि मैं अपने परिवार की खुशी चाहता हूं बस, या मैं अपनी खुशी चाहता हूं, मेरा जीवन अच्छा हो। तो एरिस्टोटल ने यही बोला कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। समझ रहे हैं आप? तो अब हम एरिस्टोटल के कामों की बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। पहले एरिस्टोटल के लाइफ की बात कर लेते हैं, कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 338 बीसी में एरिस्टोटल ने जब सब कुछ किया और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई तो खैर इन्होंने बहुत पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन उसके बाद काफी जब फेमस हो गए थे और किताबें भी लिखने लगे थे, पढ़ाते भी थे, तो किंग फिलिप ने एरिस्टोटल को इनवाइट किया। किंग फिलिप का 13 साल का बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाओ। अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल ने पढ़ाना शुरू किया, तभी तो अलेक्जेंडर इतना महान बना, इतना महान राजा बना। अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल ने पढ़ा। अब एरिस्टोटल पढ़ा रहे अलेक्जेंडर को, तो मान डेफिनेटली अगर इतना बड़ा गुरु किसी भी इंसान को पढ़ाएगा तो वो तो पत्थर को भी हीरे में तब्दील कर देगा। तो यही एरिस्टोटल ने किया, और अलेक्जेंडर फिर 18 साल में ही राजा बन गया। किंग फिलिप II की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर ने गद्दी संभाल ली। मैंने पूरा कवर किया है, देखिए, और उसके बाद फिर दुनिया जीतने अलेक्जेंडर निकल पड़ा। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। अब हम ये देखते हैं कि अलेक्जेंडर जब 335 बीसी तक अलेक्जेंडर जो है, उन्होंने गद्दी संभाली अपने पिता की। पहले एथेंस को जीता, उसके बाद जितने भी ग्रीस में इधर उधर युद्ध चल रहे थे सबको हराया, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ा। भारत भी आया था, आपको पता ही है। उसके बाद एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर से एक चीज कही। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर से बोला कि देखो, मैं चाहता हूं कि एक इंस्टीट्यूशन बनाओ, एक एकेडमी बनाओ। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के गुरु थे, तो अलेक्जेंडर एरिस्टोटल की बात को नकार नहीं सकते थे। अलेक्जेंडर ने बोला गुरुजी बिल्कुल बनाइए, अच्छी बात है, ये तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। तब एरिस्टोटल ने
एक स्कूल बनाया जिसको लाइसियम बोला गया। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, लाइसियम और एकेडमी में क्या फर्क था अभी मैंने बताया, ठीक है। वहां पे एरिस्टोटल ने सबको पढ़ा और हर कोई वेलकम था, टीचर, रिसर्चर, राइटर सब थे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ना, एरिस्टोटल जो है वो बैठ के या खड़े होके नहीं पढ़ाते थे, एरिस्टोटल टहल टहल के पढ़ाते थे, ठीक है। एरिस्टोटल टहल टहल के ऐसे पढ़ाते थे, तो उनके स्टूडेंट एक नाम भी दिया था उनको। तो एरिस्टोटल जो है वो अपनी एकेडमी में पढ़ा रहे थे, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि अलेक्जेंडर 12 साल बाद 323 बीसी में अलेक्जेंडर का देहांत हो गया। अब जैसे ही अलेक्जेंडर का देहांत हुआ, जितने लोग थे जो गद्दी को नजर में रखे हुए थे और बोले कि एक बार अलेक्जेंडर मरे तो फिर हम राज करेंगे एथेंस पे, तो वहां पे ऐसे ही लोगों का उदय हुआ और उसके बाद एरिस्टोटल पे खतरा मंडराने लगा, ठीक है। क्योंकि अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे एरिस्टोटल, ने बहुत बड़ा शौक था एरिस्टोटल के लिए। तो अलेक्जेंडर की जैसे ही मृत्यु हुई, एरिस्टोटल को ढूंढा जाने लगा और गद्दारी के इल्जाम लगाए, मतलब गद्दारी का पूरा मुकदमा इनके ऊपर चल रहा था और डेफिनेटली इनको सजाए मौत होती। तो एरिस्टोटल फिर वहां से निकल गए, वो एथेंस से ही निकल गए और उसके बाद वो युबोइया इस आइलैंड पे वो रहे और अपनी मृत्यु तक वो यही रहे। हालांकि मृत्यु इनकी 322 बीसी में ही हो गई, ठीक है, ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए जैसे ही अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई। फिलोसफी और पॉलिटिक्स की ज्यादा बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने, मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट एम क्या है, हैप्पीनेस, हम कितने ज्यादा खुश हैं। और खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है खुशी किससे आती है। देखिए एरिस्टोटल ने यहां पे बहुत सारी कैटेगरीज बनाई थी, खुशी किससे आती है। एरिस्टोटल ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या हमको पैसा खुशी देता है, मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेटीरियलिस्टिक है, ये तो कभी, इनफैक्ट ज्यादा पैसा आता है तो दिमागी खराब हो जाता है, करप्ट हो जाते हैं हम लोग। तो पैसा तो खुशी का माध्यम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आज है कल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा ही खुशी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ऑनर, क्या इज्जत, हम हर काम ऑनर के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ज्यादातर काम हम चाहते हैं कि हमको इज्जत मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काम हम इज्जत के लिए करें। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली जो है वो बहुत ही परेशानी में है या आपका दोस्त बहुत परेशानी में है, तो क्या आप तारीफ पाने के लिए उनकी मदद करेंगे? नहीं, वो तो आपका दायित्व है कि नहीं? तो आप इज्जत के लिए थोड़ी ना वो सारी चीजें करेंगे। आपको अपनी फैमिली को, आपके आप अपनी फैमिली की मदद करके, अपने दोस्त की मदद करके आपको बहुत खुशी होगी। इनफैक्ट आप किसी की भी मदद करिए, लेकिन वो आप इज्जत के लिए नहीं करते, ठीक है। क्या प्लेजर के लिए, प्लेजर हमको खुशी देगा? बिल्कुल भी नहीं, प्लेजर हमको खुशी देगा ही नहीं, हम इससे खुशी नहीं ले सकते। प्लेजर जो है, आपको आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंद किस कारण से आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आपको किस चीज से आनंद मतलब खुशी आ रही है, ठीक है। तो ये प्लेजर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, एक ना एक टाइम पर। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम निकाल लिया, समझ रहे हैं, या हैप्पीनेस का मतलब कांस्टेंट हैप्पीनेस है, एक खुशी, एक सुखद लाइफ कैसे जी जाए। अब आपने कोई एग्जाम निकाल लिया तो आपकी वो खुशी 2 दिन तक रहेगी, फिर उसके बाद आपको चिंता सताने लगेगी। जैसे आईएएस का ही एग्जाम निकाल लिया, 2 दिन तक खुशी, फिर कौन सा कैडर मिलेगा, कैडर में गए तो फिर और अगला हम ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसे बने, कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे बने। तो ये प्लेजर ये टेम्परेरी रहता है। और वैसे भी दोस्तों, हम अगर अपने बॉडी की बात करें तो हमारे क्या प्लेजर है, हमारी बॉडी इस तरीके, हमारी बायोलॉजी ऐसी है कि या तो खाना, फूड, या फिर शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है। ये दो जो कहते हैं ना कि एक्सट्रीम प्लेजर है, यही डिफाइन किए गए हैं अगर हम बात करें। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। प्यार एक और प्लेजर, लेकिन ये भी टेम्परेरी है, समझ रहे हैं। तो प्लेजर भी नहीं है तो फिर क्या है, कहां से खुशी मिलेगी भैया, अब तो बता दो। खुशी मिलेगी, अगर आपको खुशी लेनी है तो वो मिलेगी आपकी वर्च्यूज से, आपके गुणों से, समझ रहे हैं ना। हैप्पीनेस को यहां पे एक तरीके से कैटेगराइज किया है कि अगर आपके पास बैलेंस है गुणों का, गुण में भी जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज है, उसमें भी ऐसा नहीं कि एक क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे एरिस्टोटल ने बताया कि बैलेंस, संतुलित होना चाहिए, हर किसी का संतुलन होना चाहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे, समझ रहे हैं। तो एरिस्टोटल ने बताया कि हैप्पीनेस के लिए, अच्छाई के लिए आपके पास गुण होने चाहिए, और 11 गुणों की उन्होंने बेसिकली बात की थी।
ये आपके सामने लिखे गए हैं 11 गुण, ठीक है, और सबका बैलेंस होना चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये गोल्डन मीन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए, गोल्डन मीन का कंसेप्ट ये है कि एरिस्टोटल ने बोला, अब ये तो आपको पता ही होगा, बोलेंगे क्या सर आप पुरानी चीज बता रहे हो, बैलेंस, ठीक है, हर चीज हर किसी का संतुलन होना चाहिए, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर से आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम करेज की बात करते हैं, बहादुरी। अब मान लीजिए कि अगर वो एक्सेस है, ठीक है, जैसे हम किसी सिपाही की बात करते हैं, ठीक है, सोल्जर की बात करते हैं, सोल्जर सोल्जर बहुत होता है, चलिए सिपाही की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए उसका युद्ध हो रहा है, मान लीजिए चीन से युद्ध हो रहा है, भारत का चीन से युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो अब सिपाही के पास बंदूक है, ठीक है, अब उसके पास अगर बहादुरी बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, तो क्या करेगा, बोलेगा अरे मैं तो सबको मार डालूंगा, जाएगा बंदूक लेके बॉर्डर क्रॉस कर देगा, 50 गोलियां उसको लगेगी, खत्म काम। वो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें वो अक्षय खन्ना नहीं, हाँ अक्षय खन्ना जो होता है, मैंने उसका नाम भूल गया मूवी में क्या है, उसमें वो इतना ज्यादा एकदम बहादुर हो जाते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद उनको गोलियां लगती है, अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो क्या ये सही अप्रोच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब डेफिशिएंसी, अगर मान लीजिए सिपाही है, ठीक है, उसमें करेज की कमी हो, तो क्या होगा, वो लड़ेगा ही नहीं, वो डरेगा, हमको नहीं जाना, हमको कुछ और काम दे दो। तो प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अप्रोच ये होनी चाहिए कि बैलेंस रहे, वो प्लान बनाए, प्लानिंग हो बकायदा अपने सीनियर्स के साथ, या अगर वो सीनियर है तो सबके साथ मिलकर प्लान बनाए, और उसके बाद एक मिक्स होना चाहिए, ठीक है, इतनी भी बहादुरी ना दिखा दे कि वो खत्म हो जाए, या इतना भी ना डर जाए कि वो खत्म हो जाए। तो बैलेंस रहे, प्लानिंग से अटैक करेंगे और जीतेंगे। तो ये होना चाहिए बैलेंस। जनरोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, जनरोसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप बहुत जनरस हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा अच्छा खासा है, ठीक है, अब जो भी पैसा आ रहा है, अब आप जनरोसिटी आपकी एक्सेस में है, ठीक है, अब जो भी पैसा आ रहा है वो आप दान दे रहे हैं, दान करते जा रहे हैं, ले लो ले लो, 50 1 लाख सैलरी है, 1 लाख में से 90,000 ले लो, तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, भूखे मर जाएंगे आप, और लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। जो बहुत बहुत अत्यधिक जनरस लोग होते हैं ना, उनको लोग बेवकूफी समझने लगते हैं एक टाइम पे, ये तो पागल है, बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बना के खूब पैसे लूटो, फायदा उठाने लगते हैं। तो गलत होगा, एक्सेस अगर रहेगा, और बहुत कम रहेगा तो आप कंजूस हो जाएंगे, और इसमें कंजूस होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जनरस बहुत कम, अगर जनरोसिटी आपके अंदर नहीं होगी तो फिर तो आपको जिंदगी जीने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं? हर कोई आपसे नफरत करेगा, बोलेगा अरे यार वो तो पागल है, वो तो उसका नेचर ही बड़ा खराब है। तो बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, एकदम शांत, नदी की तरह बिल्कुल शांत, बैलेंस रहिए। जब जरूरत हो अपने हिसाब से दान करिए, और जब आपको लगे कि नहीं इतना मेरे पास नहीं है, मुझे अपने लिए भी सोचना है, तो मत दान करिए। जनरस रहिए बिहेवियर में भी। एम्बिशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एम्बिशन की बात करते हैं। एम्बिशन, लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब ये एक्सेस में है तो लालच आएगा, आईएएस बनूंगा मैं, आईएएस, बिल्कुल आईएएस बनूंगा, आईएएस में गए, एक्सेस में बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत एम्बिशियस व्यक्ति है, मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, बहुत बढ़िया, लालच आया, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, मैं कुछ भी कर लूंगा इसके लिए, कुछ भी, किसी को भी खत्म करना पड़े, किसी का करियर खत्म करना पड़े, करूंगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये अनैतिक है। एथिक्स में ये, हालांकि एथिक्स की किताब में ही लिखा है, जो इन्होंने लिखी ना, निकोमैकियन एथिक्स, निकोमोडियन बोल दिया, सॉरी, ठीक है, इनके बेटे का नाम था निकोमैकियन, तो उन्होंने इस किताब को एडिट किया था। एरिस्टोटल के हालांकि पिता का भी नाम था, मैंने बताया था ना, निकोमैक। तो हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल ने अपने बेटे का नाम भी अपने पिता के नाम पे रखा था, तो इनके बेटे ने एरिस्टोटल की इस किताब को एडिट किया, इसीलिए इसको निकोमैकियन एथिक्स बोला जाता है, और ये सब आपको वहां पे ही मिलेगा। तो अब ये कम है, अगर एम्बिशन कम है तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा, ज्यादा है तो लालच आएगा, तो बैलेंस रखिए। समझ रहे हैं ना? सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन सही मात्रा में होनी चाहिए। मॉडेस्टी, ठीक है, मॉडेस्टी को देखिए, मॉडेस्टी अगर ज्यादा होगी, घमंड, आप घमंडी हो जाएंगे डेफिनेटली, कह रहे मैं तो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हूं। यहां तक कि दोस्तों, बहुत आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ईमानदार लोग होते हैं ना, वो भी घमंड में आ जाता है कि मुझसे ज्यादा तो ईमानदारी किसी में है ही नहीं, ये जहां किसी में है ही नहीं, ये अगर आपने सोच लिया घमंड, और जहां घमंड आया, पतन शुरू। कम हो तो, जिसकी मॉडेस्टी कम होती है, हर जगह उसको बेइज्जती सहनी पड़ती है, आप देखिए,
तो इसका भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब है, ये 11 वर्च्यूज हैं जो बैलेंस में होनी चाहिए। समझ गए? हालांकि इसमें 10 ही वर्च्यूज आपको दिखेंगी, ठीक है, लेकिन टोटल 11 है। तो ये वर्च्यूज होनी चाहिए और इनका बैलेंस होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलती है। पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे तो मैं एक स्लाइड, अच्छा ये समाना भूल गया, ठीक है। तो पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो वहां पे भी इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझाया है। पॉलिटिशियंस का असली काम क्या होता है कि लोगों को सुधारे, लोगों में नैतिकता लेके आए। रेटोरिक, रेटोरिक में भी कमाल का काम रहा है। अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, रेटोरिक क्या होता है कि आप कितने बढ़िया तरीके से बोलते हैं, दूसरों को कैसे कन्विंस करते हैं अपनी बातों में, तो ये है रेटोरिक, ठीक है ना। बोलना, अच्छे से बोलना, लेकिन शांति से बोलना। एरिस्टोटल ने सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या? एरिस्टोटल के समय में एरिस्टोटल ने यह बोला कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है हमेशा जीते। आज आप देख लीजिए, ये आज के समय में बात बिल्कुल, जब भी अनस्टेबिलिटी होगी, आप कितने भी सही हो, आपको गलत ही ठहराया जाएगा। एरिस्टोटल ने भी इस पे बहुत रिसर्च की। एरिस्टोटल के समय में एरिस्टोटल ने बोला कि जरूरी नहीं है कि किसी का तर्क बहुत स्ट्रांग हो तो वो जीते, वो बहस को जीत जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सोक्रेट्स का तर्क बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो उनको तो मार दिया गया। ये डिपेंड करता है पावरफुल लोगों पे। आज के जमाने में आप देख लीजिए, अगर आप सही बोलेंगे तो कितना आपको गालियां पड़ती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यही तो होती है आर्ट ऑफ रेटोरिक। कैसे दूसरों को जीतना है, इसकी बात हम किसी और दिन करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव स्पीकर कैसे बने। वैसे तो आपको बता दूं, कोई भी बात करिए तो उसमें एग्रेसिवनेस मत लाइए, ठीक है। ये मैं आपको एक क्वालिटी, मतलब रेटोरिक का जो कंसेप्ट है, कि कभी भी अगर आपको, आप एक तो आवाज थोड़ी दमदार, मतलब खुद में जो आप बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करिए। डरिए नहीं सामने वाले से, कितना भी हो डरिए नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलिए जो भी। और कोशिश करिए कि फ्लटर ना हो थोड़ा सा, ठीक है, अटके ना। जैसे मैं, आपको पता है कि कई बार अटक जाता हूं, ठीक है, तो मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, अटके ना, ठीक है। और कॉन्फिडेंटली बोलिए और शांति से बोलिए, एग्रेसिव मत होइए। अपने आप देख लीजिएगा, वो जीत जाएंगे। आपकी जो जो अगर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, जो सही आर्ग्यूमेंट है, वो जीतेगा। अब पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली थी, ठीक है। पॉलिटिक्स की बात करें तो यहां पे आप देख लीजिए, चार्ट बना हुआ है कि जो सरकारें हैं, ठीक है, ऑफ मेनी, हालांकि ऑफ मेनी के लिए देखिए, सब में जो भी सरकार है, पॉलिटिक्स की बात करें जो सरकारें होती हैं, ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो कम्युनिज्म हो, हर किसी में कुछ अच्छाइयां होती हैं, सब में बुराई होती है। तो अगेन एरिस्टोटल ने बोला बैलेंस। एरिस्टोटल ने जो बोला, वो जो डॉट्स है वो कनेक्ट होते जाते हैं, वो अल्टीमेटली हैप्पीनेस में ही जाके रुकेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये चार्ट से एरिस्टोटल की आप पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। गुड फॉर ऑल क्या है? रॉयलिटी, एरिस्टोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनली। अब ऑफ वन कौन? रॉयलिटी, मतलब राजा महाराजा, ये खाली एक ही इंसान चलाएगा, वन मैन आर्मी। टायरेंट, जो पागल है, डिक्टेटर। और ये देख लीजिए, गुड ऑफ वन सेक्शन, खाली एक ही सेक्शन को। ये पूरा चार्ट है। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार की कुछ व्याख्या एरिस्टोटल ने की है। फिलॉसफी तो मैंने आपको समझाई दी। थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर कॉजेज की थ्योरी की बात करें दोस्तों, तो यहां पे एरिस्टोटल ने 4 कॉज बताए हैं। मेटीरियल कॉज, मैं लिख देता हूं, अच्छे से लिखता हूं इनफैक्ट, ठीक है। सबसे पहला कॉज जो है वो मेटीरियल कॉज होता है, मेटीरियल कॉज। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका एफिशिएंट कॉज। थर्ड जो होता है वो होता है आपका फॉर्मल कॉज। और फोर्थ फाइनल कॉज। ये मैंने लिखा नहीं, आई एम सॉरी। ये थ्योरी ऑफ कॉजेज है। अब ये, इसका मतलब क्या है? कॉजेज का मतलब है क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है। तो पहले कॉज की बात करते हैं, मटेरियल कॉज। छोड़िए, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कोई स्टैचू है, समझ गए, कोई स्टैचू है। अब मटेरियल कॉज क्या कहता है कि वो स्टैचू किस चीज से बना है, तो इसमें जो भी मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, जो भी यूज हुआ है, समझ गए। एफिशिएंट कॉज होता है कि वो क्या फोर्स है जो इसको पुश करती है, ठीक है, किस चीज के लिए ये बनाया गया है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, समझ गए। क्योंकि स्टैचू की एफिशिएंसी क्या होता है? वो एक सिंबल होता है। फॉर्मल कॉज ये होता है कि इसका ये क्या करेगा, इसका इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब कोई स्टैचू, जैसे महात्मा गांधी का स्टैचू है, उसका उद्देश्य क्या है?
लोगों को महात्मा गांधी की वैल्यूज याद रहे। और फाइनल कॉज क्या है, पर्पस क्या है उस चीज का, समझ गए हैं? तो अब ये जो थ्योरी ऑफ कॉजेज है ये इंसानों पे भी लागू होता है, समझ गए? इंसानों पे भी, अगर आप इंसान को माइंड में रख के देखें थ्योरी ऑफ कॉजेज को, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें अल्टीमेटली डिस्कार्ड हो जाती हैं और फाइनल कॉज पे जो आते हैं, तो एरिस्टोटल बोलते हैं जो हमारा फाइनल कॉज है वो हैप्पीनेस है, बाकी सब बकवास है। बाकी जो शुरू के 3 कॉज है वो कोई मैटर नहीं करते। फाइनल कॉज जो इंसान का होता है वो हैप्पीनेस है। अब हैप्पीनेस कैसे चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? वो 11 गुण जो है वो डेवलप कर लीजिए, आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट तो नहीं थे, टेक्निकली एक साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन साइंस पे, फिजिक्स पे भी इन्होंने काफी काम किया, ऑप्टिक्स पे इन्होंने काम किया, जियोलॉजी पे इन्होंने काम किया, ज्योग्राफी पे इन्होंने काम किया, मोशन को इन्होंने समझाया, जो बाद में फिर एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स जो है बड़ी फेमस है, क्लासिक मैकेनिक्स, जो बाद में आइजैक न्यूटन ने भी एरिस्टोटल को पढ़ा और वहां से फिर अपने जो पोस्टुलेट्स थे वो दिए, समझ गए? तो एरिस्टोटल ने फिजिक्स और बायोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा काम किया है। फिलहाल हम फिजिक्स और बायोलॉजी, क्योंकि एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम इनके कामों की व्याख्या करें तो बहुत वाइड है। अब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड बियॉन्ड वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसको आप समझ नहीं सकते, जो बिल्कुल अलग है, जो आपको दिखती नहीं है। हमारा यूनिवर्स तो आपको दिखता है ना, लेकिन इसके अलग एक दुनिया है जिसको साइंस भी नहीं समझ सकता, मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं, समझ गए? तो यहां पे सोल की बात की, आत्मा की बात की है, ठीक है? अब आत्मा को भी यहां पे कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, ये आखिरी है, मैं आपको पक्का ये आखिरी समझा रहा हूं। आत्मा को एक तो वेजिटेटिव सोल बोला गया है, जैसे प्लांट्स है। प्लांट्स में जो आत्मा होती है वो अपने कर्मों को रियलाइज थोड़ी ना कर सकती। मैं हिंदुइज्म की तरफ चला गया, लेकिन अब चलिए कंपेयर करके चलिए। हिंदुइज्म में क्या बोला गया है, मैंने पूरा लेक्चर लिया था हिंदुइज्म पे, 1 घंटे का सेशन है, उसमें क्या बताया? उसमें बताया है कि कर्म जो है वो इंसान ही रियलाइज कर सकता है। थ्योरी ऑफ कर्म जानवरों और प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो खाली इंसानी रूप में हो सकती है, ठीक है? 36 लाख योनियों के बाद आपका इंसानी रूप में जन्म होता है, उसमें भी 7 कैटेगरीज है, समझ रहे? 6 कैटेगरीज है। तो वेजिटेटिव सोल की बात करें तो ये तो बेकार ही है, बेकार इन द सेंस बेकार तो नहीं है, मतलब इनका जो एम है, जो फाइनल कॉज है, फाइनल कॉज पे आइए, वो हैप्पीनेस नहीं हो सकता क्योंकि इनका पर्पस अलग है। तो वेजिटेटिव सोल आपको प्लांट्स में मिलेगी, सेंसिटिव सोल आपको एनिमल्स में मिलेगी। अब जो जानवर है, ठीक है, जानवर, इनका भी क्या फाइनल कॉज हैप्पीनेस है? नहीं, ये एपेटाइट, इनको अपनी भूख मिटानी होती है, ठीक है, जो इनकी फिजिकल नीड है वो मिटाना, इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, सेंसेशन होता है, मोबिलिटी होती है, लेकिन रीजन नहीं कर सकते, ये रैशनैलिटी नहीं होती है। अब जैसे कोई शेर है, ठीक है, किसी शेर ने किसी इंसान को मार दिया, तो क्या शेर अनैतिक है? नहीं, उसको पता ही नहीं है, उसको तो अपनी भूख मिटानी है, खाली जो सेंसेशन आ रही है उसको वो पूरा करना है। तो उसको जब पता नहीं है, तो आप किसी को कोई चीज पता नहीं है तो आप उसको कैसे अनैतिक कह सकते हैं? तो एनिमल्स और प्लांट्स को हटा दीजिए, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो रैशनल सोल्स हैं। और एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि हमको बात करने की क्षमता दी है, स्पीच दी है। ये स्पीच सबसे बड़ा ह्यूमंस का हथियार है, ये बोलने की जो कला है। हमको बोलना आता है, एनिमल्स नहीं बोल सकते, प्लांट्स नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन वो उनका ऐसा कम्युनिकेशन आप थोड़ी ना समझ पाएंगे, लेकिन जो ह्यूमंस है वो कम्युनिकेट कर सकता, आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं, लैंग्वेजेस है। तो हम रीजन कर सकते हैं, हमारे अंदर रैशनैलिटी है और हम प्रैक्टिकली हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे हैं अपने थॉट को, अपने आप को। तो ये एरिस्टोटल का मानना था और यहां से हमारा फाइनल कॉज पूरा हो सकता है ह्यूमंस के फॉर्म में। तो ये कुछ मैंने फिलॉसफी और पॉलिटिक्स की बात करी। थ्योरी ऑफ जस्टिस, अच्छा हाँ, थ्योरी ऑफ जस्टिस में मैं बताना भूल गया, बता दूं क्या? थ्योरी ऑफ जस्टिस, यहां पे भी वैसे 4 जस्टिस की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करें, चलिए मैं बता ही देता हूं। अगर एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? एरिस्टोटल ने जस्टिस को भी 4 में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले तो है यूनिवर्सल जस्टिस, वो इंसाफ जो सबके लिए है, जो लॉफुल है, जो कानून में लिखा है वो है, सीधी बात है, आपको कानून का पालन करना, यूनिवर्सल जस्टिस। यूनाइटेड नेशंस के जो लॉज है वो यूनिवर्सल, हमारे भारत में जो कानून है वो यूनिवर्सल जस्टिस है। फिर पर्टिकुलर जस्टिस, दूसरा कैटेगराइजेशन, कभी कभी कुछ चीजें कानून में नहीं लिखी होती है, तो पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस,
ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक एक एक्ट को सब में लागू किया जाए। फिर है कम्यूटेटिव जस्टिस, जो चेंज होते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है, हालांकि अभी इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इस पे भी सेपरेट लेक्चर हो सकता है। एरिस्टोटल ने बहुत कुछ बोला था। तो ये कहानी थी एरिस्टोटल की। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।